तो अब हमें करना है रेडिएशन रेजिस्टेंस फाइंड करना है हाफ वेव डाइपोल एंटीना का। तो उसमें सबसे पहले स्टेप होता है इसका डायग्राम बनाना। देखिए इसमें हमें हाफ वेव डाइपोल एंटीना में एंटीना की टोटल लेंथ होती है L, जो कि इक्वल होती है λ/2 के। मतलब हाफ वेव एंटीना से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एंटीना की लेंथ दैट इज हाफ ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जस्ट ग्राउंड के अबव होता है, ग्राउंड से ऊपर ऊपर होता है। जो हमारा हर्ट्जियन था उसमें क्या था, वो दो साइड होता है। फाइन, उसमें फील्ड लाइन बीच में होती है और वो दोनों साइड होता है। इस तरह से कुछ फील्ड लाइन बीच में होती है और दोनों साइड जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हाँ, ये हर्ट्जियन था, इसमें फील्ड लाइन नीचे होती है और जस्ट एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो हमने ये माना, एज्यूम किया है फील्ड लाइन यहाँ पे है और ये हमने DZ माना है अपना स्मॉल एलिमेंट। तो जो पॉइंट P, फार पॉइंट P है, उस समय इसमें निकालना है रेडिएशन। तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी पावर रेडिएशन, और पावर रेडिएशन के लिए हमें चाहिए ENH, और ENH के लिए चाहिए हमें रिटार्डेड वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दैट इज A। ठीक है, अच्छा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारा R' इज R माइनस Z cos थीटा की इक्वल आ जाता है। बेसिकली Z एक लेंथ है, ये कुछ भी हो सकती है वो, वैसे यहाँ पर वो इस लेंथ के लिए बात हो रही है Z। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये वाली लेंथ की बात हो रही है, लेकिन हम DZ एलिमेंट देते हैं तो Z एक वेरिएबल है। R' इज R माइनस Z cos थीटा, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आया है। अच्छा, जैसे उसमें हमें पुराने वाले में हर्ट्जियन में हमें एक ही डायरेक्ट वैल्यू पता थी, ए वाज समथिंग। इसमें हमें एक ही वैल्यू नहीं पता है, इसमें स्मॉल एलिमेंट वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पता है दैट इज DZ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R' I नॉट cos बीटा Z DZ e माइनस J बीटा R'। अच्छा, अब हमारे R और RZ में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, R और RZ नियरली इक्वल है। तो हम नीचे क्या करेंगे, R' को R से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब E की पावर अगर कहीं पर R होगा तो क्योंकि एक्सपोनेंशियली फर्क पड़ेगा, सपोज अगर R 1 है और R 2 है तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर E की पावर 1 होगा और E की पावर 2 होगा उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट फर्क पड़ जाएगा। तो वहाँ पर हम R' की ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, वहाँ पर हम R' को R से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो अगले स्टेप पर आते हैं अब। रिप्लेसिंग R' विद R ओनली इन 4 पाई R। तो AZ हो गया हमारा म्यू नॉट I नॉट अपॉन 4 पाई R इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस J बीटा R' को रिप्लेस किया R माइनस J Z cos थीटा से, cos बीटा Z एज इट इज आ गया और DZ इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। बिकॉज हमारे एंटीना की ओरिजिनल लेंथ λ/2 है, यहाँ पे हमने लिमिट लगाएंगे -λ/4 से +λ/4। फाइन, अब हमने जैसे चलिए ब्रैकेट को ओपन किया है और जो टर्म कांस्टेंट है, टर्म कांस्टेंट कौन सी होगी, इसमें Z नहीं आ रहा होगा, उस टर्म को बाहर निकाल लिया दैट इज माइनस J बीटा R। यहाँ पर Z आ रहा है तो टर्म अंदर ही रहेगी, माइनस J बीटा R बाहर आ गया, ये J बीटा Z cos थीटा दैट इज माइनस माइनस प्लस J बीटा Z cos थीटा, ये अंदर हो गया, cos बीटा Z अंदर आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी होती है ये e⁻az cos बीटा Z dz इज इक्वल टू e⁻az a cos बीटा Z प्लस b sin बीटा Z अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है, इसका हमने डायरेक्ट यूज किया है यहाँ पर। a यहाँ पर हो गया मेरा j बीटा cos थीटा और b हो गया मेरा बीटा। आइडेंटिटी को ओपन किया है, ये एज इट इज e⁻az a was j बीटा cos थीटा, your az a j बीटा cos थीटा इंटू cos बीटा Z cos bz प्लस b sin बीटा Z बीटा sin बीटा Z, लिमिट सभी यहाँ पर लिखी हुई है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, स्क्वायर को ओपन किया है, j स्क्वायर -1 हो गया तो बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब अभी ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन लिमिट्स ओपन करना है, यहाँ पे लिमिट्स ओपन करना, फिर एक ये इस तरह से बन जाएगा e⁻j cos थीटा बीटा Z की जगह π/4 रख दिया, j बीटा cos थीटा cos बीटा Z की जगह π/4 रख दिया, प्लस बीटा sin बीटा π/4। अच्छा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, और माइनस करके फिर यहाँ पे माइनस वाली लिमिट इसके अंदर पुट करना है, उससे हमारा रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, अब एक चीज हो रही है, फिर हमारे अंदर क्या बना, ब्रैकेट के अंदर आता है हमारा बीटा π/4। ठीक है,
बीटा पाई बाय 4 को साइन बीटा पाई बाय 4 की कोई वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है, तो हमने एक ट्रिक लगाया। हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो अगर हम लैम्डा बीटा लैम्डा को ऊपर ले आते हैं, बीटा लैम्डा बाय 4 करते हैं तो पाई बाय 2 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास था ब्रैकेट के अंदर बीटा लैम्डा बाय 4, तो हम बीटा लैम्डा बाय 4 को पाई बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। जब हमने इस सारी इक्वेशन में बीटा लैम्डा बाय 4 को पाई बाय 2 से रिप्लेस किया तो cos पाई बाय 2 इज 0, cos वाली टर्म वैनिश हो गई, ठीक है। बस साइन वाली टर्म बची, दैट इज बीटा साइन थीटा। तो जब नेगेटिव वाली चीज आई थी उसमें भी वैनिश हो जाएगी और उसमें बस बीटा साइन वाली टर्म बचेगी, साइन हो जाएगा 1, बस बीटा बचेगा। अच्छा, क्योंकि इसमें वहाँ पर नेगेटिव होगा इस बार लिमिट करने में, तो वो वाली साइन बीटा नेगेटिव हो जाएगी। हुई कॉस वाली टर्म भी नेगेटिव थी, लेकिन कॉस टर्म क्योंकि 0 हो गई तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। e रेज़ टू द पावर पाई बाय 2, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इस तरह से आया था, बीटा पाई बाय 4 बना था वहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी पाई बाय 2 आ गया, cos थीटा बीटा माइनस e रेज़ टू द पावर नेगेटिव दिया जाएगा इस बार, क्योंकि हमारा लिमिट माइनस पाई बाय 4 थी इस बार, माइनस बीटा पाई बाय 4, पाई बाय 2 रख दिया बीटा की जगह, बीटा पाई बाय 4 की जगह पाई बाय 2 रख दिया, cos थीटा इस तरह से बन गया। बीटा कॉमन लिया सबके बाद, नीचे बीटा स्क्वायर था तो बीटा बच गया, ऐसे बाकी सब एज इट इज है, ब्रैकेट e रेज़ टू द पाई बाय 2 cos थीटा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस j पाई बाय 2 cos थीटा का आइडेंटिटी होती है, e रेज़ टू द पावर jx प्लस e रेज़ टू द माइनस jx इक्वल टू 2 cos x। उसी को यहाँ पे अप्लाई किया, x हो गया यहाँ पे पाई बाय 2 cos थीटा, तो फाइनल आंसर आ गया, ये एज इट इज आ गया यहाँ पर 2 cos पाई बाय 2 cos थीटा। ये फाइनल मेरा az निकल के आ गया। अब az मेरा z डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ऑलवेज इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो ये मेरा आ गया मैग्नीट्यूड az का। अब फिर बचे वाला प्रोसीजर लगाया है हर दिन वाला, म्यू एच इज इक्वल टू डी क्रॉस ए, इसका कर लिया है उसी सेम प्रोसीजर से, और इस बार कल किया है कुछ इस तरह से, जे आई नॉट ई रेज़ टू द माइनस j बीटा आर cos पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन 2 पाई आर sin थीटा। अब ई थीटा हो जाएगा सिंपली बीटा एच एस, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम। तो अच्छा, पी एवरेज मेरा क्या होता है, पी एवरेज मेरा 1/2 ईटा एच पाई एस का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज मेरा होता है 1/2 ऑफ ई क्रॉस एच का। अब यहाँ पे ई एच को हमने सिंपलीफाई करके इस तरह से लिख दिया है, क्योंकि ई एच का रिलेशन ईटा वाला उससे, ओके। तो पी एवरेज मेरा यहाँ पर आ गया, एच वाली इक्वेशन का चेंज करके लिख दिया है, ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर ये तो मेरा एजेड है, एच मेरा पानी प्लस इसके पीछे है यार, एच में मेरा जे स्क्वायर तो मेरा -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, रियल टर्म्स को रहेगा तो ये वाली चीज़ को हटा दिया है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से लिख दिया। 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया है, बाकी सब एज इट इज है, ठीक है। अब पी रेडिएशन मेरा होता है एवरेज पावर का डॉट डी एस, लिमिट्स लगाई उसी तरह से, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई लगाया, सबसे पहले पाई को ओपन किया, 2 पाई की मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पे, ठीक है। हमारा सारा कुछ सॉल्व हो गया, बस हमारे पास एक चीज़ बचता है सॉल्व करने के लिए, ये वाला इंटीग्रेशन 0 से पाई में cos स्क्वायर पाई बाय 2 cos से डी थीटा। अब अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पड़ी थी कि cos या साइन का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में 0 हो जाता है, तो हम लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे, लिमिट हमने कर दी 0 से, अच्छा इसको सॉल्व किया यहाँ पर, सिर्फ कुछ नहीं किया, कैंसिलेशन किया है और कुछ नहीं किया है, साइन से साइन कर दिया, आर स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, ईटा को हमने ईटा रहने दिया, और इस तरह से सॉल्व किया है, ईटा की वैल्यू 125 रख दी, तो 30 आई स्क्वायर बच गया यहाँ पे, 0 से पाई में लिमिट, और साइन थीटा यहाँ चला गई, क्योंकि डी थीटा में इंटीग्रेशन करना है, साइन थीटा भी है। अच्छा, अब 0 से पाई में तो मेरा कुछ आएगा नहीं आंसर, वैनिश रहेगा, तो 0 से पाई में तो लिमिट ब्रेक करनी, 2 बाहर आ गया, 60 आई स्क्वायर हो गया, 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर दिस थिंग। अब मुझे इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगाई है, कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने लेट किया है यहाँ पे सबसे पहले, cos थीटा को u पुट किया है यहाँ पे, और डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज लगाई है, इसको ड्यू बाय डी थीटा करके डी cos माइनस साइन थीटा हो गया, इस तरह से प्रॉपर्टीज लगा के चलाऊँ तो ये एक टर्म बन रही है, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया है, जब मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया 1 + c 1 - स्क्वायर, तो नीचे 1/2 ए और बी की वैल्यू जो कॉफिशिएंट्स आए थे पार्शियल डेरिवेटिव करते टाइम वो 1/2 थे, 1/2 कॉमन लेके गया तो 30 से दोबारा 60 हो गया, 0 से 1 में लिमिट्स को चेंज किया है यहाँ पे cos थीटा की वजह से, तो जब वैल्यू सेट किया cos 0 पे मेरा 1 हो गया, तो लिमिट पहली 1 हो गई थी, और पाई बाय 2 पे 0 हो गया, तो 1 से 0 हो गया था, माइनस साइन आया था वहाँ पर, तो वो माइनस इस वजह से प्लस हो गया है,
ठीक है, इसको ब्रेक किया है, फिर दोबारा एक प्रॉपर्टी लगाई है, 1 + 1 - ये दोनों को भी मान लेट किया है और इस तरह से प्रॉपर्टी लगाई है, सिंपल कैलकुलस की प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे दोबारा एक वैल्यू पुट करिए w = πd करके, ये सिर्फ हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए करना है, बिकॉज ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और फिर इस तरह से क्या है, अच्छा कॉस की प्रॉपर्टी, कॉस का एक फॉर्मूला होता है ओपन करने का, कॉस समथिंग कॉस x = 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस ओमेगा की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस ओमेगा की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस ओमेगा बाई 8/8 फैक्टोरियल, सो ऑन। इस तरह से इसको हमने अभी इंटीग्रेशन में रखा है यहाँ पर। ये तुम्हारा ये जब 1 - cos का तो 1 से 1 कट गया, डिवाइड बाय ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर हर जगह एक रिड्यूस हो जाएगी, ओमेगा/2 ओमेगा 4 से 3 हो गया, 6 से 5 हो गया, 8 से 7 हो गया। ठीक है, अब जब तुमने इसका इंटीग्रेशन किया डी ओमेगा के टर्म में, तो ओमेगा की पावर इंक्रीज हो जाएगी और जब फाइनल पावर आएगी वो नीचे आ जाएगी, तो वही आ गया है 15² यहाँ पे था ओमेगा। अगर तुम 2 को भी ओमेगा मानोगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ओमेगा की जगह 2 × 2 आ गया है, ओमेगा की पावर 4 आ गया, 4 × 4 आ गया, ओमेगा की पावर 6 आ गया, 6 × 6 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब लिमिट रख दिया 2 वाली, इसको सॉल्व किया 36.56 I0² आ गया, और आर रेडिएशन आ गया मेरा प्राइस ऑफ पी रेडिएशन अपॉन I² IRMS I0 वैल्यू यहाँ पर 73 ओम आ गया। इसको इस तरह से लिखते हैं Z/R कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि इसको कैसे निकालेंगे, लेकिन निकाल के 42.5 ओम आता है एक्स इनपुट, तो फाइनल Z इनपुट आ जाता है, मतलब आर रेडिएशन, एक्चुअली रेडिएशन यहाँ पर कुछ नहीं, Z रेडिएशन आ जाता है 73 + J 42.5। जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स को यूज़ करना पड़ता है, आर रेडिएशन में पता होता है 73 और एक्स हमें पता है 42.5 यहाँ सर। तो अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पूरे Z की वैल्यू रखेंगे जहाँ रिक्वायर्ड होगी डिपेंडिंग।